उसने अपनी पीठ पर एक गुलाब का टैटू बनवाया था, जिसे सिर्फ उससे शादी करने वाला ही खिलता हुआ देख सकता था। पर शादी के बाद वो हमेशा मना कर देती थी। इसलिए उसका दिल जीतने के लिए मैंने घर के सारे काम अपने ऊपर ले लिए और घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा। यहाँ तक कि जब मुझे कैंसर का पता चला, तब भी मैं अकेले ही छिपकर कीमोथेरेपी के लिए जाता रहा। मेरी मौत के 3 दिन बाद पड़ोसियों को मेरी लाश मिली और उस वक्त जियांग नोबेल पुरस्कार के मंच पर खड़ी थी। वो पूरी दुनिया से कह रही थी, मेरे पति से मेरी शादी परिवार वालों ने तय की थी। हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं हमारी शादी के 3रे साल में वापस आ गया था। इस जिंदगी में मैं अपने लिए जीऊंगा। इस बार मैं जरूर जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना कहाँ है? अब से मैं खाना नहीं लाऊंगा, तुम कैंटीन में ही खा लेना। क्यों? कैंटीन का खाना मुझे पसंद नहीं है। तुम जानती हो, अब से तुम अपनी चीजों का ध्यान खुद रखो। लू शेन, रुको। कॉमरेड लू शेन, तुम 22 साल के हो चुके हो और हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। क्या तुम सच में कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा देना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा 10 साल से ज्यादा समय से बंद थी, इसी साल दोबारा शुरू हुई है। इसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर 17-18 साल के नौजवान हैं। तुम्हारी उम्र में और परिवार के साथ क्या तुम पढ़ाई पर ध्यान लगा पाओगे? सर, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल लूंगा। ठीक है, भर दो। सिंघुआ यूनिवर्सिटी का चीनी साहित्य विभाग। तुम्हारा लक्ष्य तो काफी बड़ा है। ठीक है, अब तुम जाओ और सूचना का इंतजार करो। शुक्रिया, सर। पहला कदम। तुम्हें आजकल हो क्या गया है? कुछ नहीं, बस पिछले कुछ दिनों से थोड़ा व्यस्त था। किस चीज में व्यस्त थे? तुम ये सब क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई? तुम्हारे लिए इन सब चीजों को पढ़ने का क्या फायदा? क्या घर के काम तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इस पूरे हफ्ते तुमने मुझे खाना नहीं पहुंचाया और रात में मेरा इंतजार भी नहीं करते। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, बस मुझे लगता है कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए। लू शेन जैसा लड़का कम ही गुस्सा होता है। जरूर उसे किसी बात का बुरा लगा है। कुछ दिन पहले ही उसका जन्मदिन था। उसने ढेर सारे पकवान बनाए थे और आधी रात तक इंतजार करता रहा, पर प्रोफेसर जियांग का तो कोई अता पता ही नहीं था। इसकी जगह कोई भी होता तो उसका दिल टूट जाता। मैं कभी किसी का जन्मदिन नहीं मनाती। उतने समय में मैं एक डेटा सेट का विश्लेषण पूरा कर सकती हूँ। मेरे ऑफिस से फिल्म के 2 टिकट मिले हैं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। कल से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे सोना है। कपड़े बदल लो, हम अभी चलते हैं। पिछले जन्म में मैंने ऐसा नजारा अनगिनत बार देखा है। वो जो फैसला सुनाती है, मैं सिर्फ उसे मान सकता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कह दिया, नहीं जाऊंगा। लू शेन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये डेटा अभी भी सही नहीं है। रास्ता देखो। मुझे पता है। सावधान। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसके दिल में वो डेटा हमेशा मुझसे ज्यादा जरूरी है।
कॉमरेड, आप जाग गए? प्रोफेसर जियांग ने जाते वक्त बताया था कि उन्हें एक जरूरी एक्सपेरिमेंट के लिए जाना है और आप अपना ध्यान रखें। इलाज का बिल चुका दिया गया है। खाने के टिकट बेड के पास वाली टेबल पर है। कैंटीन पहली मंजिल पर है। पिछले जन्म में भी तो ऐसा ही हुआ था, है ना? मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो अपना एक्सपेरिमेंट करने चली गई। मैं ऑपरेशन टेबल पर था और वो अपनी मीटिंग में चली गई। मैं अपने माँ बाप की कब्र पर था और वो अपना अवार्ड लेने चली गई। उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, और मेरी दुनिया इतनी छोटी है कि उसमें सिर्फ वही समा सकती है। अरे हाँ, आपके लिए एक चिट्ठी है। उसे बेड के पास वाली टेबल पर रख दिया है। मैं कामयाब हो गया। आखिर मैंने परीक्षा पास कर ली। धीरे धीरे पियो, गर्म है। मैंने इसे 2 घंटे तक पकाया है। बस तुम्हारे ही नखरे हैं। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ताकत तो चाहिए ना। तुम ही तो हमारे घर के सहारे हो। कॉमरेड लू, आपकी पत्नी इन 2 दिनों से आई क्यों नहीं? वो व्यस्त है। कितनी भी व्यस्त हो, घर को तो नहीं भूल सकती ना। जरा बगल वाले को देखो। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। कॉमरेड, इतना सारा सामान खरीद रहे हैं? कहीं दूर जा रहे हैं क्या? हाँ, जिंग शहर जा रहा हूँ। किस लिए? पढ़ाई करने। बहुत बढ़िया। इस उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना आसान नहीं है। शुक्रिया। सीनियर, मैं इस डेटा पर आपसे दोबारा बात करना चाहता हूँ, और साथ ही शुक्रिया कहने के लिए आपको खाने पर भी ले जाना चाहता हूँ। हम जीजा जी, क्या इत्तेफाक है? जीजा जी, आपके पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो अच्छी बात है। मैं सीनियर को खाने पर ले जा रहा हूँ। तुम कुछ गलत मत सोचना। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम लोग अपना खाओ, मैं अपना ऑर्डर करता हूँ। तुम्हारा हाथ तो नहीं जला? रिसर्च करने वाले लोगों के लिए हाथ सबसे जरूरी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ सीनियर। बस जरा सी चमड़ी जली है। शुक्र है, शुक्र है। मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जाती हूँ। माफ करना, क्या मुझे जलने की कोई दवा मिल सकती है? तुम्हें बुरा लग रहा है ना? सीनियर ने अभी उस सूप के कटोरे को रोकने के लिए तुम्हें मेरे आगे कर दिया, और आखिर में तुम इस तरह जल गए, पर उन्होंने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ देखा ही न हो। लू शेन, मुझे सच में समझ नहीं आता। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फिर तुम क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो? हाँ, सीनियर के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। शायद उनके दिल में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारी तुलना में वो मुझे ज्यादा महत्व देती हैं, क्योंकि मैं रिसर्च में उनकी मदद कर सकता हूँ। उनके साथ श्रोडिंगर इक्वेशन पर बात कर सकता हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स। और तुम कुछ कपड़े धोने और 2 वक्त का खाना बनाने के अलावा और क्या कर सकते हो? तुम तो उनके बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम इतने भोले मत बनो कि ये सोचो कि सीनियर तुम्हें तलाक नहीं दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करती हैं। वो तुम्हें इसलिए तलाक नहीं दे रही हैं क्योंकि उन्हें अपने पास एक नौकर की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जो घर का सारा काम संभाल सके, और तुम ये काम बहुत अच्छे से करते हो। बोल चुके? इसे खुद लगा लो। घर जाकर इस पर बर्फ लगा लेना।
शुक्रिया सीनियर, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस जीजू वो, तुम कहाँ जा रही हो? घर। अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं खाना। पिछले जन्म में मुझे लगता था कि अगर मैं काफी कोशिश करूंगा तो एक दिन वो मुझे जरूर देखेंगी, लेकिन इस जन्म में मैं समझा कि कुछ लोगों की आंखों में तुम कभी नहीं बच सकते। इसलिए नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हें देखने का इरादा ही नहीं किया। बस होने वाला है, थोड़ा और सब्र करो। जीजू, 1 मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? तुम इसे लेकर क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। कोई है, बचाओ। लू शेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की सामग्री जलाने जा रहा है। लू शेन, मैंने पहले तुम्हें शीलेई के सामने उस सूप के कटोरे को रोकने के लिए धकेला था। वो इसलिए क्योंकि वो एक रिसर्चर है, उसके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे लगा था कि तुम कम से कम बड़ी तस्वीर को तो समझोगे। अगर तुम गुस्सा थे भी तो तुम्हें अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहिए था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो कि उन रिसर्च की सामग्री को जला दो। मैंने नहीं किया, वो शीलेई ने खुद जलाई है। नहीं, शीलेई गवाह है, उसने अपनी आंखों से तुम दोनों को बहस करते हुए देखा था और फिर तुमने बैग में आग लगा दी। लू शेन, मुझे पहले लगता था कि तुम बस नासमझ हो और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिल इतना जहरीला होगा। तुम अपनी की हुई हरकत को मान भी नहीं रहे और ऊपर से शीलेई पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। कोई भी इंसान जो ईमानदारी से रिसर्च करता है, वो अपने रिसर्च डेटा को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता है। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह है? दिन रात तुम्हारे दिमाग में बस जलन और झगड़े की बातें ही चलती रहती हैं। प्रोफेसर जियांग, जांच के नतीजे आ गए हैं। सारे सबूत साथ ही लू शेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक जरूरी रिसर्च डेटा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर 7 दिन की हिरासत होती है। आप देखिए हिरासत केंद्र के हालात, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर जियांग, आप देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिकों में से एक हैं। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी। जियांग सी, तुम मेरी जगह ये सजा क्यों भुगत रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत परेशान करने वाला और बुरा हूँ? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई और होता तो शायद वो मेरे हिसाब से उतनी बारीकी से काम नहीं कर पाता। फिलहाल ये जो छोटे मोटे काम हैं, उन्हें भरोसे के साथ करने वाले सिर्फ तुम ही हो। इसलिए तुम्हें सेहतमंद रहना होगा और अपने हिस्से का काम ठीक से करते रहना होगा। इन कुछ दिनों तक तुम बस अच्छे से आराम करो, जियांग सी। अगर किसी दिन सच में कोई ऐसा आ गया जो मुझसे बेहतर तुम्हारी देखभाल कर सकता हो और जो मुझसे ज्यादा मेहनत बिना किसी शिकायत के कर सके, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अगर सच में ऐसा कोई मिला तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। अच्छे से आराम करो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सीनियर के दिल में इतनी जरूरी जगह रखते हो। वो खुद हिरासत में चली गई, पर तुम्हें वहाँ तकलीफ उठाने नहीं दिया। तुम हंस क्यों रहे हो? लू शेन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार सीनियर जो भी तकलीफ झेल रही हैं, वो सब तुम्हारी वजह से है। जब सीनियर तुम्हें सजा नहीं दे सकती तो उनकी जगह मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यही है वो आदमी, यही है। इसने जानबूझकर देश के जरूरी रिसर्च दस्तावेजों में आग लगा दी, जिसकी वजह से प्रोफेसर जियांग को, हाँ, जो हमारे देश की सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक हैं, उन्हें उसकी जगह सजा भुगतने के लिए हिरासत में जाना पड़ा।
क्या रिसर्च के दस्तावेज जला दिए? ये तो देश के विकास में रुकावट डालने जैसा है। कितना घटिया इंसान है। प्रोफेसर जियांग अपनी रिसर्च के लिए खाने पीने की भी परवाह नहीं करती। उन्होंने सच में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, पर यह आदमी सिर्फ अपनी जलन और झगड़े की वजह से उसने उनकी कई सालों की मेहनत को आग लगाकर जला दिया। अब प्रोफेसर जियांग उसकी जगह सजा काट रही हैं, और वो देखो बेशर्मों की तरह अस्पताल में पड़ा हुआ है। दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द हो रहा है, पर उससे भी ज्यादा दिल दुख रहा है। मैं अपने सामने उन गुस्से से भरे अनजाने चेहरों को देख रहा था, और अचानक मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया, जब मुझे छोड़ दिया गया था। तब भी ठीक ऐसा ही था। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मुझे कैसे छोड़ा गया। किसी को याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ जियांग सी का पति था, एक ऐसी चीज जिसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी 2 पसलियां टूट गई हैं। अब से जब भी मौसम खराब होगा या बारिश होगी, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। साथी शी येई ने भीड़ इकट्ठा करके जानबूझकर किसी को घायल किया है। मैं संगठन से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम इसकी जांच करेंगे। तुमने ही संगठन से कहकर शीलेई को सुधार गृह भिजवाया है। तुम जानते हो, वो रिसर्च के लिए एक बहुत होनहार लड़का है। उसके वो दोनों हाथ बहुत जरूरी हैं, उसका दिमाग उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुम अभी उसे सुधार केंद्र भेज दोगी तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दोगी। जियांग सी, तुम्हें बस यही दिख रहा है कि उसे सुधार केंद्र भेजा जा रहा है। क्या तुमने आंखें खोलकर देखा है कि उसने मेरे साथ क्या किया? उसने बीच सड़क पर इतने सारे लोगों के सामने मुझे अस्पताल से घसीटकर बाहर निकाला और उन लोगों को मुझे बदनाम करने के लिए उकसाया। मुझे इतना मारा कि मेरी 2 पसलियां टूट गईं, अंदरूनी चोटें आईं। मैं मरते मरते बची। क्या उसे अपने किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो थोड़ा गुस्सैल है और जल्दबाजी में काम करता है, पर क्या तुम इसे किसी बेहतर तरीके से नहीं संभाल सकती थी? तुम संगठन से शिकायत कर सकती थी, उसकी आलोचना की जा सकती थी, उसे समझाया जा सकता था, या उसे आंतरिक सजा दी जा सकती थी, पर तुमने जानबूझकर बदला लेने का ये तरीका चुना। बदला? तुम्हें लगता है कि यह बदला है? तो और क्या है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने जानबूझकर उससे बदला लिया है। वैसे भी जो होना था वो हो चुका है। अब तुम क्या करोगे? उसका गुस्सा शांत करने के लिए मुझे मार डालोगे? तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं जानती हूँ कि यह चीज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए लू शेन, अगली बार अगर तुमने हम रिसर्च करने वालों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की या रिसर्च डेटा को बर्बाद करने की जुर्रत की, आनयान प्यान 19,509 आनयान प्यान, तो मैं तुम्हारे सामने ही इसे तोड़ दूंगी। जियांग सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा कंगन मुझे वापस दो। प्रोफेसर जियांग, रिसर्च इंस्टीट्यूट से कोई जरूरी काम है, वो आपको बुला रहे हैं। हाँ, आए, मरहम खुद लगा लेना। आइंदा इस तरह का तमाशा मत करना। श्याओ सी, लू शेन, तुम दोनों की शादी को कई साल हो गए हैं, है ना? पति पत्नी का रिश्ता धीरे धीरे बनता है। घर में एक बच्चा आ जाने से घर में स्थिरता भी आती है। मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं, हमारी और कोई उम्मीद नहीं है। हम बस जल्द से जल्द अपने पोते पोती को गोद में खिलाना चाहते हैं। क्या तुम दोनों को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? अभी इस मोड़ पर प्रोजेक्ट का काम सबसे नाजुक दौर में है। बच्चा होने से मेरी बहुत सारी एनर्जी उसमें चली जाएगी।
इस बारे में बाद में बात करेंगे। काम कितना भी जरूरी हो, जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है। तुम्हें इस घर का भी तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लुशेन, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? माँ, मुझे भी नहीं पसंद। इस बात की कोई जल्दी नहीं है। तुमने अभी कहा कि तुम्हें भी बच्चे पसंद नहीं है। ये बात तुमने दिल से कही है या झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल दिल से कही है। बस मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। कॉमरेड लुशेन, आपने तलाक के लिए जो अर्जी दी थी उसकी कार्यवाही पूरी हो गई है। तलाक का सर्टिफिकेट भी बन गया है। अगर आज आपके लिए मुमकिन हो तो अपना हुक और बही और संबंधित दस्तावेज लेकर इसे लेने आ जाइए। ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया। खत्म हो गया। लुशेन, बच्चे के नीचे लगा लो। भाई साहब, आप अकेले बीजिंग जा रहे हैं? किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं या काम ढूंढने? पढ़ने जा रहा हूँ। इस जमाने में अकेले पढ़ने के लिए बाहर जाना बहुत आम नहीं है। कौन से स्कूल में दाखिला मिला? सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चीनी विभाग। सिंघुआ यूनिवर्सिटी? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बड़े भाई, तुम तो बहुत होनहार निकले। 3 सितंबर 1983। मेरा नया जीवन। अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया है? फिर से शुरू हो गया। लुशेन जो बनाता है यह उसके मुकाबले बहुत बेकार है। रिसर्च करने वालों को सबसे ज्यादा एक साफ दिमाग और भरपूर ऊर्जा की जरूरत होती है। वो कभी भी अपना समय बेकार की भावनाओं पर बर्बाद नहीं होने देती और नींद न आने पर आज रात उसने यह नियम तोड़ दिया। रेफरेंस, रेफरेंस, यही तो उसका इलाका है। रेफरेंस, उसका साम्राज्य। यहाँ वो हर चीज को काबू में कर सकती है। वो एक खाली नोटबुक को पूरी रात बस घूरती रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, ये बस कुछ समय के लिए है। वो इस तरह गुस्सा होकर बाहर चला गया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस पर ध्यान दूं। चाहता है कि मैं पहले झुकूं। वो लुशेन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा है, जिसने बचपन से यह छोटा शहर कभी नहीं छोड़ा। वो भागकर कहाँ जा सकता है? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सब कुछ जल्द ही वापस पटरी पर आ जाएगा। अरे प्रोफेसर जियांग, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या कल रात आप ठीक से सोई नहीं? मैं ठीक हूँ। एक्सपेरिमेंट का डेटा आ गया क्या? अभी नहीं। इंजीनियर वांग ने कहा कि शायद दोपहर तक आएगा। प्रोफेसर जियांग, आपका ये लैब कोट आज प्रेस किया हुआ नहीं लग रहा है। ओह हाँ, पिछली बार आपने पिछले साल की तीसरी तिमाही का जो तुलनात्मक डेटा मांगा था, मैंने उसे आपकी मेज पर रख दिया है, पर शायद यह उस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें आप हमेशा रखती हैं। तो ये थी इस तिमाही की रिपोर्ट। आमतौर पर मीटिंग के दौरान लुशेन हमेशा उसके लिए पेट को आराम देने वाली चाय बनाता था।
एकदम सही तापमान पर इस बार उसका हाथ खाली रह गया। उसके हाथ ने छुआ एक ठंडा सफेद चीनी मिट्टी का मग जिस पर ऑफिस का नाम छपा था। आमतौर पर इस समय लुशेन हमेशा दबे पांव अंदर आता था और उसके लिए एक गिलास गर्म दूध या देर रात के लिए कोई हल्का फुल्का नाश्ता रख देता था और फिर चुपचाप बाहर चला जाता था। पर अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ खिड़की के बाहर का अंधेरा है और कमरे की दम घुटने वाली खामोशी। किसी और को ढूंढ लो, ये 3 शब्द एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। प्रोफेसर जियांग, आपने मुझे बुलाया? शाओ लियू, तुम एक काम करो, इस पते पर जाकर देखो कि वो वापस आया है या नहीं। अगर आ गया हो तो उससे पूछना कि वो कब तक वापस आने का सोच रहा है। डायरेक्टर का ऑफिस। प्रोफेसर जियांग, मैंने कॉमरेड लुशेन के गांव में लोगों से पूछा था। उन्होंने कहा कि वो घर नहीं लौटा। उसके पिता ने तो मुझे रोककर बहुत देर तक सवाल पूछे। तो बताओ, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? और उसने क्या पूछा? बस यही पूछते रहे कि क्या लुशेन के साथ बाहर कुछ हुआ है। काफी चिंता कर रहे थे। मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं है, बस इंस्टीट्यूट में थोड़ा काम था, इसलिए उसे ढूंढ रहे थे। मैं समझ गई। तुम पहले बाहर जाकर अपना काम करो। वो अपने घर वापस नहीं गया, तो फिर वो कहाँ जा सकता है? किसी दोस्त के घर? शादी के बाद से तो उसकी दुनिया तो बस मेरे और इस घर के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसके दोस्त ही कौन होंगे? हो सकता है किसी दूर के रिश्तेदार के घर चला गया हो, या फिर किसी गेस्ट हाउस में रुक गया होगा। जानबूझकर मुझसे नाराज है। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। अगले कुछ दिनों में जिंदगी वैसी पटरी पर नहीं लौटी जैसा उसने सोचा था। छुट्टी की अर्जी। हालात तो और भी बिगड़ते जा रहे थे। छुट्टी का फॉर्म। शाओ चियांग, काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो और घर परिवार को भी थोड़ा समय दो। हम हेलो, नमस्कार। सिंघुआ यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस। नमस्कार, मुझे किसी के बारे में पूछना था। इस साल के नए स्टूडेंट्स में लुशेन नाम का कोई स्टूडेंट है क्या? लड़का है, 22 साल का। ओह, आप स्टूडेंट लुशेन के बारे में पूछ रही हैं? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तो एग्जाम में कमाल ही कर दिया। वो आपके स्टेट में आर्ट्स में तीसरे नंबर पर आए हैं। लुशेन ने चुपके से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया और पूरे स्टेट में आर्ट्स में तीसरी रैंक हासिल की। जिस आदमी को वो हमेशा से एक हाउस हस्बैंड समझती आई थी, उसने उसकी नजरों से छिपकर चुपचाप अपने भविष्य का पूरा रास्ता तैयार कर लिया था। शाओ अजू, इस वक्त तो तुम्हें लैब में होना चाहिए ना? क्या डेटा आ गया? अभी नहीं। छुट्टी का फॉर्म। डायरेक्टर, मुझे आपसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी लेती हुई शाओ अजू, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? इस वक्त प्रोजेक्ट अपने सबसे जरूरी मोड पर है। हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम सदस्य हो। अगर तुम चली गई तो सारा काम रुक जाएगा। ये सब मैं जानती हूँ। बस 3 दिन। मेरा एक बहुत ही जरूरी निजी काम है जिसे निपटाने के लिए मुझे जाना ही होगा। निजी काम? ऐसा भी क्या जरूरी निजी काम आ गया जो देश के प्रोजेक्ट से भी ज्यादा जरूरी है? शाओ अजू, तुम ऐसी तो नहीं हो जिसे सही गलत की समझ न हो। ये मेरे पति के बारे में है। वो चले गए हैं, वो बीजिंग गए हैं। मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। शाओ अजू, पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं। लड़ाई झगड़े तो आम बात है। तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी ये है कि तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा करो। एक बार ये काम पूरा हो जाए तो मैं खुद तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर दूंगा। फिर तुम जाकर उसे वापस ले आना, अच्छे से मना लेना। नहीं, बस 3 दिन, मुझे जाना ही होगा। शाओ अजू, तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? हाँ, इस बारे में मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। 3 दिन बाद मैं पक्का वापस आ जाऊंगी।
अगर सच में कुछ देर हो गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अकेले उठाऊंगी। ठीक है, जाओ, रास्ते में अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। शुक्रिया, डायरेक्टर। सर, नमस्कार। मुझे एक नए स्टूडेंट के बारे में पूछना था। जांच हो रही है। उसका नाम लू शेन है। लड़का है, 22 साल का। इसी साल उसका एडमिशन हुआ है। जांच हो रही है। मॉडल। मैं उनकी पत्नी हूँ। मुझे उनसे कुछ काम है। मैं पूछना चाहती थी कि वो कौन से हॉस्टल में रहते हैं। स्टूडेंट लू शेन ने रजिस्ट्रेशन के समय तलाकशुदा भरा था। वे बीजिंग में अकेले रहते हैं। वे स्कूल में नहीं रहते। उन्होंने बाहर किराए पर घर लिया है। नियमों के मुताबिक हम सही पता ऐसे ही नहीं बता सकते। मैडम, मैं सच में उनकी पत्नी हूँ। ये देखिए, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। इस मैरिज सर्टिफिकेट पर तो आप दोनों ही हैं, लेकिन स्टूडेंट लू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर तो तलाकशुदा ही भरा हुआ है। एक काम करते हैं, मैं स्टूडेंट लू शेन से आपके लिए पूछती हूँ। देखती हूँ कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं। अगर वो तैयार हुए तो मैं आप दोनों की मीटिंग अरेंज करवा दूंगी। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ जाइए, या फिर कल इसी समय दोबारा आ जाइएगा। ठीक है, तो मैं कल फिर आती हूँ। आपको तकलीफ दी। स्टूडेंट लू शेन आ गए हैं। वो अंदर छोटे मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जो भी बात करनी हो शांति से करिएगा। स्कूल में कोई झगड़ा मत कीजिएगा। शुक्रिया। मेरे साथ घर चलो। प्रोफेसर च्यांग, मैं आपके साथ वापस क्यों जाऊं? जिद मत करो, घर को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। गुजारे के लिए पैसे या अभी से बेहतर हालात, हम हर चीज पर बैठकर बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे दूर रहें। क्या आप ये भी मान सकती हैं? लू शेन, बस बहुत हुआ। तुम, जिसके पास सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है, यहाँ आकर क्या पढ़ाई करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई में साथ चल पाओगे? ये बेकार के सपने देखना बंद करो। आखिर में तुम्हें उसी घर में वापस आना होगा। वही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। यहाँ रहकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, और देश के शिक्षा संसाधनों को भी बर्बाद मत करो। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में मेरी रैंक पूरे प्रांत में आर्ट्स में तीसरी थी। इसके अलावा मैं पढ़ाई करूं या न करूं, या पढ़ाई में साथ चल पाऊं या नहीं, इससे अब आपका कोई लेना देना नहीं है। हमारा तलाक हो चुका है। तुमने तलाक के लिए अर्जी कब दी? मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूँ। तुम्हें तलाक लेने की इजाजत किसने दी? कानूनी तौर पर इस मामले में आपकी हामी की जरूरत नहीं है। जब तक एक पक्ष जोर देता है, कोर्ट जबरदस्ती तलाक का फैसला सुना सकता है। प्रोफेसर च्यांग, कृपया अपनी इज्जत का ख्याल रखें। तुम मेरे पति हो, मैं अपनी इज्जत का ख्याल क्यों रखूं? लू शेन, मैं आज तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जब तक मैं हामी नहीं भरती, तुम हमेशा मेरे च्यांग अजू के पति रहोगे। उस रद्दी कागज के टुकड़े की कोई औकात नहीं है। स्टूडेंट लू शेन, क्या आपको मदद चाहिए? कोई बात नहीं मैम, हम आपस में बात कर लेंगे। हमारे बीच सब खत्म हो गया। उस पल से जब उस थोड़े से डेटा के लिए आपने बिना पीछे मुड़े मुझे पानी में छोड़ दिया था। उस पल से जब आपने बार बार अपने एक्सपेरिमेंट्स को चुनकर मुझे छोड़ा। उस पल से जब आपने शीलेई के सिर्फ एक बात कहने पर मुझे मतलबी मान लिया था। उस पल से जब आपने मेरी माँ का दिया हुआ कंगन जमीन पर जोर से पटक दिया था। हमारे बीच सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैं अब आपसे नफरत नहीं करता।
पर मैं अब आपसे प्यार भी नहीं करता। प्यार, ये चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाए तो बस खत्म हो जाती है। 213 मॉडल। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स से हूँ। उस दिन जो हुआ, मुझे उसके बारे में सच जानना है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम सच बताओगे तो तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। जी, वो आदमी थे, वही जो बाद में जल गए थे। उन्होंने मुझे 5 रुपये दिए थे और कहा था कि मैं अपने पैर में ठोकर लगने का नाटक करूं और सूप का वो कटोरा उनके ऊपर गिरा दूं। उन्होंने कहा था कि वो बस एक मजाक कर रहे हैं, अपने जीजाजी को डराने के लिए, और कि वो सच में नहीं जलेंगे। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। बच्चे की स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत थी, और वो जो फाइलें जलाई गई वो भी उन्होंने ही किया था। हाँ, उन्होंने ही अपनी जेब से माचिस निकाली और फाइलों में आग लगाकर आपके पति के हाथ में थमा दी। फिर खुद पीछे गिर गए और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। मैं तो उस वक्त एकदम सन्न रह गई थी। तुमने उस समय सच क्यों नहीं बताया? मेरी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो एक साइंटिस्ट हैं, आपके जूनियर हैं, मुझ जैसा आम आदमी उनसे कैसे पंगा ले सकता है? और बाद में तो आपने भी उनकी बात मान ली थी। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ कहता भी तो कोई मेरा यकीन नहीं करता, उल्टा मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाता। यूए। हाँ, एक आदमी आया तो था। करीब 1 हफ्ते पहले मेरे पास उस तरह की दवा खरीदने आया था। मैंने उस वक्त उनसे पूछा भी था कि ये चीज किस काम आएगी। उन्होंने कहा कि ये उनकी पत्नी के लिए है। वो दोनों के बीच प्यार बढ़ाना चाहते थे। मैंने उन्हें चेताया भी था कि इस दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है। उन्होंने बस एक छोटा सा पैकेट खरीदा, कहा था कि उनकी पत्नी के लिए है। हाँ, यही कहा था। सीनियर, आप थक गई होंगी, पानी पी लीजिए। मैंने बस वही 1 गिलास पानी पिया था। सार्वजनिक सूचना। जांच के अनुसार सबूत पुख्ता है। पिछला आरोप झूठा साबित हुआ है। कोई भी बहाना नहीं चला। शीलेई को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू हो गई। जांच का नतीजा जल्द ही आ गया। उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। उनके रिकॉर्ड में एक बड़ी गलती दर्ज की गई, एक ऐसा दाग जो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। पूरे इंस्टीट्यूट में इस बात की सूचना दे दी गई। सभी साथियों, मैं आप सबका बस कुछ मिनट का समय लूंगी। मैं जियांगसी यहाँ पर पूरी गंभीरता से आप सबसे और आपके माध्यम से उन सभी साथियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहती हूँ जो इस मामले की परवाह करते हैं। मैंने अपनी निजी भावनाओं में बहकर एक तरफा बातों पर यकीन किया। मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई और अपने पूर्व पति लू शेन के साथ जो गंभीर अन्याय और बदनामी की, उसके लिए मैं अपनी गहरी से गहरी माफी और पश्चाताप व्यक्त करती हूँ। मेरे अंधे अहंकार और घमंड की वजह से ही आज ये सब हुआ है। मैंने संगठन के भरोसे को तोड़ा है और अपने साथियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, और सबसे ज्यादा मैं उनकी गुनहगार हूँ। इस घटना से पैदा हुए सभी परिणामों और जिम्मेदारियों को मैं अकेले ही उठाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। वो प्रोफेसर जियांग जो हमेशा सबसे ऊपर, शांत और तर्कसंगत रहती थी, जिनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती थी। वो वैज्ञानिक जीनियस जिसे देश ने इतनी मेहनत से तैयार किया था, आज इतने सारे लोगों के सामने एक आम से आदमी के लिए इतनी गंभीरता से माफी मांग रही थी। सीनियर, मैं गलत था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है?
मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। शीले, तुम इन 2 शब्दों के लायक नहीं हो और प्यार का जिक्र करने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है? तुम्हारे झूठ पर विश्वास करने का नहीं, और न ही उसे गलत समझने का, बल्कि इस बात का कि मैंने तुम जैसे इंसान को रिसर्च के नाम पर अपने करीब आने दिया और मेरे सबसे कीमती क्षेत्र को भी तुमने गंदा कर दिया। तुमने उसे लगभग बर्बाद ही कर दिया था। तुम उसे चोट पहुंचाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हारी इस बर्बाद जिंदगी से इसका बदला लूंगी, तभी इंसाफ होगा। शीले, हमारा रिश्ता खत्म। डायरेक्टर का ऑफिस। आओ श्याओसी, बैठो। डायरेक्टर का ऑफिस। मैं शीले के मामले में लिए गए फैसले के लिए आई हूँ। डायरेक्टर का ऑफिस। इंस्टीट्यूट ने तो पहले ही सबको बता दिया है ना। आप ज्यादा परेशान मत होइए डायरेक्टर, मैं आपसे कुछ दिन की छुट्टी लेने आई हूँ। फिर से छुट्टी? श्याओसी, पिछली बार भी तुमने निजी काम के लिए छुट्टी ली थी। प्रोजेक्ट के काम पर पहले ही असर पड़ चुका है और अब तो ये बहुत नाजुक मोड़ पर है। कई जरूरी डेटा तुम्हारे दोबारा जांच करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम इस वक्त चली गई तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। मुझे जाना ही होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? डायरेक्टर का ऑफिस। प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार करो। मैं तुम्हें लंबी छुट्टी दूंगा, जितने दिन चाहो उतने दिन के लिए जाना, लेकिन अभी नहीं। डायरेक्टर, आप ये प्रोजेक्ट किसी और से करवा लीजिए। तब तुम क्या कह रही हो? च्यांगसी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? इस प्रोजेक्ट पर तुमने कितनी मेहनत की है और तुम कह रही हो किसी और से करवा लीजिए। मुझे पता है, पर अभी मेरा मन शांत नहीं है। च्यांगसी, तुम पागल हो गई हो। छुट्टी की अर्जी। देश ने तुम्हें इतने सालों तक पढ़ाया लिखाया ताकि तुम प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी जान दे दो? माफ कीजिए डायरेक्टर, मुझे जाना ही होगा। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? च्यांगसी, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हम दोनों को शांति से बात करनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। लूशन, मेरी गलती थी। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। मैं ही अंधी हो गई थी, मैं ही बेवकूफ थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? बस एक मौका। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी भी जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लूशन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। च्यांगसी, तुम्हें पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। तुम्हें तो बस आदत हो गई है कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे। अब जब वो इंसान चला गया है तो तुम्हें उसकी आदत नहीं रही, इसलिए तुम दुखी हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है और तुम सोचती हो कि यही प्यार है। ऐसा नहीं है, ये तो बस तुम्हारी खुदगर्जी है और देर से आया हुआ पछतावा। अपना हाथ छोड़ो। जरा सिक्योरिटी को बुला देंगे? ओ, ठीक है। मैडम, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। स्कूल के माहौल में कोई परेशानी खड़ी मत कीजिए। लूशन, एक भी कदम और अंदर मत रखना। अरे, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से लेट जाओ, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मुझे उसके पास जाना है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अभी सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। तुम्हें 40 डिग्री का तेज बुखार है। थोड़ी और देर से लाते तो निमोनिया हो जाता।
इसे एक शांत करने वाला इंजेक्शन दे दो। हम तुम आ गए। डॉक्टर ने मुझे फोन किया था। लू शेन, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। मैंने सारी बातें साफ साफ पता कर ली हैं। वो शी ले था, उसी ने तुम्हें फंसाया था। वो सूप, वो डेटा, सब उसी ने किया था। मैंने पहले ही संस्थान से उसे सजा दिलवा दी है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके रिकॉर्ड में दाग लग गया है। मुझे पता है। तुम्हें पता था? तुम्हें हमेशा से पता था? तो फिर तुमने सफाई क्यों नहीं दी? तुम्हें क्यों नहीं बताया? अगर मैं सफाई देता तो क्या तुम मान जाती? मैं गलत थी, लू शेन। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें एक मौका दूं? बस एक? जियांग सी, हर गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलता। कुछ चीजें टूट गई तो मतलब टूट गई। तो फिर तुम मुझे मार ही डालो। तुम मुझे मार ही डालो। मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, जियांग सी, पर मैं तुमसे दोबारा प्यार भी नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस जाओ और अपने एक्सपेरिमेंट करो। वही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। लू शेन, मैं हमेशा इंतजार करूंगी, तब तक जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। चाहे पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़े, मैं करूंगी। इंतजार मत करना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रोफेसर जियांग को हाल ही में क्या हो गया है? वो तो बिल्कुल बदली बदली सी लग रही हैं। सुना है उनका तलाक हो गया है। तलाक? उनके पति से? सिर्फ सुना नहीं है, काफी बड़ा तमाशा हुआ था। लू शेन, तुम इस सवाल के बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि इस सवाल को हल करने के 3 तरीके हो सकते हैं। लू शेन, तुम्हारा ये निबंध स्कूल की मैगजीन में छपा है। मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है। क्या तुम भविष्य में एक लेखक बनना चाहते हो? लिखना चाहता हूँ। मैं उन लोगों और घटनाओं के बारे में लिखना चाहता हूँ जिन्हें याद रखा जाना चाहिए। आज हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि हमने युवा लेखक लू शेन जी को यहाँ बुलाया है। लू शेन जी के निबंध संग्रह घर वापसी ने अभी अभी इस साल का साहित्यिक पुरस्कार जीता है। इसकी बिक्री 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। चलिए जोरदार तालियों से लू शेन जी का स्वागत करते हैं कि वे अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। आप सभी का शुक्रिया। आज मैं यहाँ लिखने की तकनीक के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अंधेरे में अपनी रोशनी खुद ढूंढता है। मुझे पहले लगता था कि किसी से प्यार करने का मतलब है खुद को पूरी तरह से उसे सौंप देना। मुझे लगता था कि अगर मैं अपना समय दूं, अपनी पूरी लगन दूं, तो बदले में मुझे भी वही सच्चा प्यार मिलेगा। पर बाद में मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं है। एक इंसान को सबसे पहले खुद के लिए जीना चाहिए। उसे एक आजाद और मुकम्मल शख्स होना चाहिए।
जब आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होते हैं तभी आप दूसरों से प्यार करने की काबिलियत रखते हैं, वरना आपकी सारी मेहनत और कुर्बानी आखिर में खुद को खो देने वाली एक दर्दनाक कहानी बन सकती है। मैडम, आप कौन सी किताब ढूंढ रही हैं? लू शेन की वो वाली? आपको भी लू शेन जी पसंद है? उनकी किताबें बहुत ज्यादा बिकती हैं। ऐसे ही, ठीक है। वो जिंदा है और बहुत अच्छे से जी रहा है। बस वो यूं ही चमकता रहे तो मैं भी ठीक रहूंगी। और अब स्वागत कीजिए इस साल के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता श्रीमान लू शेन का। जजों का धन्यवाद और उन सभी पाठकों का भी धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अपनी इस स्पीच में मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं खुद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन मुश्किल दिनों में मैंने हार नहीं मानी। लू सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। आपकी लिखी हुई रचनाओं में अक्सर शादी, त्याग और खुद को ढूंढने जैसे विषय शामिल होते हैं। क्या इन सब का आपकी असल जिंदगी के अनुभवों से कोई लेना देना है? आपके नॉवेल नक्षत्र का जो मेन कैरेक्टर है, क्या वो असल जिंदगी के किसी इंसान पर आधारित है? लेखक की कलम से निकले किरदार अक्सर जिंदगी के कई अनुभवों और सोच का मिला जुला रूप होते हैं। कला जिंदगी से ही आती है, पर जिंदगी से बढ़कर होती है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि कोई खास कनेक्शन है या नहीं, तो इसका जवाब मेरी रचनाओं को ही देने दीजिए। पान के लिए तुम हमेशा खुश रहो। शियान शेन के लिए मुझे माफ कर दो। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मैंने पहली बार बुना है, शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दादाजी, क्या आपने कभी प्यार किया है? हाँ, किया है। तो फिर क्या हुआ? बाद में मुझे खुद से और भी ज्यादा प्यार हो गया। ओह, च्यांग सर, आप पानी पियेंगे? लू शेन, अगर अगले जन्म में हम फिर मिले तो इस बार मैं तुमसे प्यार करूंगी, जी भर के तुमसे प्यार करूंगी। नहीं, इससे तो अच्छा है कि हम फिर कभी मिले ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। दादाजी, ये किताब किस बारे में है? ये एक नई शुरुआत करने की कहानी है। अच्छी कहानी है? हाँ, उस कहानी के किरदार के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आखिरकार उसने सीख लिया था कि खुद को खुश कैसे रखा जाता है।